अच्छा बेटा, अब जो अगला टॉपिक है हमारा वो इलास्टिसिटी से रिलेटेड है, जो कि प्रॉपर्टी है किसी सॉलिड की। इससे पहले हमने लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टीज यानी कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल उसमें देखा था। अल्हम्दुलिल्लाह, फोर्सेस देखी थी, जिसके अंदर अपथ्रस फोर्स थी। आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमने अप्लाई किया था। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन देखा था, वो फ्लूइड्स के लिए था। ये लास्ट प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी, ये हम अब देखने के लिए जा रहे हैं कि ये होती क्या है। तो सबसे पहले ये समझिए कि ये किसी सॉलिड में होती है। अब सॉलिड की एक प्रॉपर्टी जो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल के थ्रू दी है कि अगर किसी जगह पे कोई स्प्रिंग अगर आपको बांधा हुआ और इसके ऊपर आप फोर्स लगाएं, इसे खींचे, तो स्प्रिंग जो होगा ना, वो एक्सटेंड होगा, अपनी लेंथ को बढ़ाएगा। एंड व्हेन वी रिमूव द फोर्स, जब मैं फोर्स को खत्म करूंगा, मेरी अप्लाइड फोर्स जब खत्म हो जाएगी, तो इट विल रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। ये दोबारा से अपनी असली शक्ल में क्या हो जाएगा, वापस आ। इसी तरीके से अगर एक रबर का एक पीस है सिलेंड्रिकल शेप का, अगर मैं इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगाता हूँ और इसे बेंड करता हूँ, तो आप देखेंगे कि बेंड करके जैसे ही मैं छोड़ूंगा, तो ये दोबारा से अपनी असली हालत में शक्ल में आ जाएगी। और या फिर तीसरी वाली एग्जांपल देखें आप, कि इसके अंदर मैंने फोर्स लगाई, नीचे की तरफ एक वुडन ब्लॉक था, तो उसने अपनी शक्ल को पहले चेंज किया, और चेंज करने के बाद दोबारा से जब छोड़ा मैंने, तो इसने रीगेन कर लिया। इसने अपनी शेप को रीगेन किया, दोबारा से अपनी असली शक्ल के अंदर क्या कर गया। When we remove the force, it will regain its original shape. तो यहाँ पे बात हो रही थी इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी किसी भी सॉलिड की एक ऐसी प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी के अंदर हम करते क्या है कि व्हेन वी अप्लाई द फोर्स, कि जब हम फोर्स अप्लाई करें और वो फोर्स क्या करे, ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज करे। शेप को क्या कर दे, चेंज करे। तो आप देखेंगे कि व्हेन वी रिमूव दैट फोर्स, जब मैं इस फोर्स को क्या करता हूं, रिमूव करता हूं, खत्म करता हूं, तो वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो रीगेन कर लेता है अपनी ओरिजिनल शेप को। तो इस रीगेनिंग ऑफ शेप को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। तो elasticity is the property of a substance through which object regain its shape when we remove the external force which changes the shape of the body. जब मैं इलास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी है जो कि रीगेनिंग शेप प्रॉपर्टी कहलाती है, जिसके थ्रू कब होती है, जब मैं फोर्स को रिमूव करता हूं, उस फोर्स को जिसने ऑब्जेक्ट की शक्ल को क्या किया होता, चेंज किया होता। अगर रिगेनिंग एबिलिटी ज्यादा होगी तो इलास्टिसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर रिगेनिंग एबिलिटी कम हुई तो इलास्टिसिटी भी क्या कहलाएगी, कम कहलाएगी। तो यही चीज है। देखें, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल, ऑफ अ बॉडी, टू रीगेन और रीस्टोर इट्स ओरिजिनल शेप, अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन या रीस्टोर कर ले, एंड शेप एज डिफॉर्मिंग फोर्स सीजेस। डिफॉर्मिंग फोर्स कौन सी फोर्स थी, वो फोर्स थी विच चेंजेस द शेप, जो कि क्या कर रही थी, ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हुई थी और उसने चेंज किया था किस चीज को, शेप को चेंज किया था ऑब्जेक्ट की। उस डिफॉर्मिंग फोर्स को जब मैं सीज करूंगा, खत्म कर दूंगा, हटा दूंगा, तो जो रीस्टोरिंग ओरिजिनल शेप की कैपेबिलिटी होगी या प्रॉपर्टी होगी, उसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। अब आपके खुद समझ में आता है कि ये रीगेनिंग कैपेबिलिटी क्यों आती है किसी भी सब्सटेंस। अगर ये एक रॉड है और मैं इसके ऊपर फोर्स एफ अप्लाई करता हूं, डिफॉर्मिंग फोर्स। अब सपोज कि इसके अंदर यहां पर 6 मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स हैं, जब मैं खींचूंगा तो इन पार्टिकल्स में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, बहुत स्ट्रांग होंगी। जब मैं इसको खींचता हूं तो ये पार्टिकल, पहले पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से थोड़ा सा क्या चला जाता है, दूर चला जाता है फासले में। बट व्हेन वी रिमूव द फोर्स, तो दिस रीस्टोरिंग फोर्स जो जो इसमें इलास्टिक पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, वो इस पार्टिकल को दोबारा से अपनी तरफ क्या करता है, खींच के अपनी असल जगह के ऊपर क्या करता है, वापस ले आता है। तो जितनी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, रिगेनिंग कैपेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी।
यानी कि कोई भी सब्सटेंस, जितनी ज्यादा आईएमएफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस जितनी ज्यादा होंगी, उतनी रीगेनिंग कैपेबिलिटी भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। रिगेनिंग कैपेबिलिटी ज्यादा हुई तो इसका मतलब क्या है, वो उतना ही ज्यादा अच्छा इलास्टिक कहलाएगा सब्सटेंस। अब ये बताइए कि अगर एक रबर है, उसके अंदर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होती हैं या एक आयरन रॉड में ज्यादा होती हैं, आयरन। अब बताएं, आयरन रॉड के अंदर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, जबकि रबर में जो होती हैं ये इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस वीकर होती हैं, हल्की होती हैं। तो अब ये बताइए कि अगर मैं रबर को खींचता हूं तो रिगेनिंग एबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होगी जितनी अच्छी रिगेनिंग एबिलिटी किसकी होगी, स्ट्रांग होगी, किस चीज की, आयरन पीस की। तो आयरन जो है, लोहा जो है, वो मोर इलास्टिक एज कंपेयर टू क्या कंसिडर, जबकि आमतौर पे हम ये समझ रहे होते हैं कि रबर जो है वो ज्यादा इलास्टिक है, लेकिन रबर इलास्टिक नहीं है। आयरन पीस जो होगा वो ज्यादा इलास्टिक, क्योंकि उसकी इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है। तो जिसकी इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी वो रिगेनिंग कैपेबिलिटी भी क्या रखेगा, ज्यादा। हर वो मटेरियल जिसको मुश्किल से मोड़ा जा सके उसकी इलास्टिक कैपेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और जिसको मुश्किल से आसानी से मोड़ दें उसकी इलास्टिक कैपेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट इलास्टिसिटी का आता है यहां पर। ठीक है। अब इसके अंदर कुछ टर्म्स हम पढ़ते हैं। पहली टर्म है स्ट्रेस। स्ट्रेस टर्म जो है ये आपको, ये बेसिकली द फोर्स विच चेंजेस, जो डिफॉर्मिंग फोर्स है, फोर्स विच चेंजेस द शेप। लेकिन फर्क क्या होता है, फर्क ये है कि ये सिर्फ फोर्स नहीं है बल्कि ये प्रेशर है। द प्रेशर विच यू आर exerting on the body in order to change its shape, that pressure is called, that pressure is called stress। तो स्ट्रेस को हम क्या लेते हैं, प्रेशर लेते हैं। तो हम स्ट्रेस को कैसे डिफाइन करते हैं, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया। तो प्रेशर बन गया ये, एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया का मतलब क्या है कि इट बिकम्स अ प्रेशर एट द सरफेस ऑफ, किसी बॉडी की सरफेस पे ऐसे अप्लाई हो जो कि क्या करे, चेंजेस, किस चीज को चेंज करे, इट्स शेप, उसकी शेप को चेंज करे। तो उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, वी विल कॉल इट स्ट्रेस। लिहाजा अगर हम किसी चीज के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वी आर अप्लाइंग द स्ट्रेस ऑन द बॉडी। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट एरिया। इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर। अब दूसरी क्वांटिटी है स्ट्रेन। जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई, मसलन स्प्रिंग पहले ऐसे था, आपने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई यानी कि स्ट्रेस अप्लाई किया, प्रेशर, और स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद अब स्प्रिंग जो है उसने अपनी साइज को क्या कर लिया, रिड्यूस कर लिया, प्रेस कंप्रेशन हुई है और इसने अपने साइज को क्या कर लिया, कम कर लिया। तो पहले इसकी सपोज लेंथ थी 5 सेंटीमीटर, अब लेंथ 5 सेंटीमीटर से कम होके 3 सेंटीमीटर रह गई। तो बताइए इसकी लेंथ में जो चेंज आया है वो कितना होगा, 5 - 3 यानी कि 2 सेंटीमीटर। दिस 2 सेंटीमीटर इज कॉल्ड द स्ट्रेन। स्ट्रेन इज सेड टू बी द वट एवर द चेंज प्रोड्यूस्ड इन लेंथ और शेप ड्यू टू स्ट्रेस। जो तुमने स्ट्रेस अप्लाई किया है उस स्ट्रेस से जो चेंज इसकी शेप में आएगा, इसकी लेंथ में आएगा, उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रेन कहेंगे। लेकिन सिर्फ चेंज इन लेंथ नहीं कहते। चेंज इन लेंथ को अगर मैं डेल्टा एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, यानी कि उसकी जो भी चेंज इन लेंथ निकालूंगा उसको मुझे डिवाइड करना होगा उसकी पर यूनिट ओरिजिनल, यानी कि ओरिजिनल लेंथ। चेंज, इसका मतलब क्या है, स्ट्रेन का फॉर्मूला होगा चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, ये स्ट्रेन का फॉर्मूला। तो अब आप ये बताइए, अगर एक गाड़ी जो है वो बहुत ज्यादा एक्सीडेंट वाली है या उसको उसके ऊपर स्ट्रेस ज्यादा अप्लाई हुआ है तो उसकी चेंज इन शेप जो है वो उतनी ज्यादा होगी, उसको उसके अंदर उतना ही ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। अब ये स्ट्रेन जो है वो लेंथ में भी हो सकता है, स्ट्रेन जो है वो एरिया में भी हो सकता है, और स्ट्रेन जो है वो पूरे के पूरे शेप या ऑब्जेक्ट के अंदर या उसके वॉल्यूम में भी हो सकता है। क्योंकि हम फर्स्ट स्टेज पे इसको पढ़ रहे हैं तो हम स्ट्रेन पढ़ेंगे टेंसाइल। टेंसाइल का मतलब क्या है, द स्ट्रेन विच इज प्रोड्यूस्ड इन इट्स लेंथ, जो चेंज आ रहा है लेंथ में आ रहा हो,
यानी कि लंबाई के अंदर जो चेंजेस देख रहे होते हैं उसको हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेन। तो हाउ डू वी डिफाइन टेंसाइल स्ट्रेन? व्हेन स्ट्रेस एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट में चेंज इट्स लेंथ, वॉल्यूम और शेप। रेशो का मतलब क्या था? डिवीजन ऑफ सच चेंज, जो चेंज इन लेंथ का डिवीजन लिया जाए, रेशो लिया जाए, कॉज्ड बाय, जो कि स्ट्रेस की वजह से हो रहा, विद इट्स किसके साथ रेशो लिया जाए? इसकी ओरिजिनल लेंथ, यानी कि चेंज इन लेंथ का रेशो ओरिजिनल लेंथ के साथ ले लिया जाए, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड स्ट्रेन। व्हाट इज टेंसाइल? इफ चेंज इज प्रोड्यूस्ड ओनली इन लेंथ, अगर लेंथ पर प्रोड्यूस हो रहा होगा तो वो टेंसाइल स्ट्रेन कहलाएगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि स्ट्रेन हैज नो यूनिट्स। यूनिट क्यों नहीं होती? क्योंकि ऊपर यहां पे देखें तो चेंज इन लेंथ को भी मीटर में मेजर करेंगे, ओरिजिनल लेंथ को भी मीटर में मेजर, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो दैट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी होगी। तो इसके दरमियान दो सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो है, लिहाजा ये यूनिटलेस क्वांटिटी का है। अब हुक्स लॉ आता है इसके बाद। हुक्स लॉ ये कहता है कि सिंपल सी स्टेटमेंट देता है हुक्स ये, कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा स्ट्रेन भी उतना ही ज्यादा। यानी कि गाड़ी के ऊपर अगर प्रेशर ज्यादा अप्लाई कर दिया आपने, स्ट्रेस ज्यादा है, तो एक्सीडेंट भी उतना ही बड़ा होगा। गाड़ी की जितनी ज्यादा शेप चेंज होती है, इसका मतलब क्या है कि एक्सीडेंट उतना ही खतरनाक होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ज्यादा स्ट्रेस, स्ट्रेन भी उतना ही ज्यादा, तो बोथ वेरीज डायरेक्टली विद ईच अदर। देखिए विद इन इलास्टिक, लेकिन ये प्रोसीजर प्रोसेस कहां तक होगा? इलास्टिक लिमिट में। तो हमने यहां पे इलास्टिक लिमिट को डिस्कस नहीं किया था। देखिए यहां पे जो, जब आप इसे स्ट्रेस अप्लाई करते हैं और इसे खींचते हैं तो ये अपनी शक्ल को चेंज करता है, शेप को। हर ऑब्जेक्ट की एक इलास्टिक लिमिट होती है। अगर मैं उस लिमिट से एक्सटेंड कर जाऊं, खींच जाऊं, तो आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट जो होगा ना वो अपनी ओरिजिनल शेप को अटेन नहीं कर सकेगा। मतलब मेरे पास एक रॉड है, मैं अगर उस लोहे की रॉड को मोड़ूं और इतना मोड़ दूं कि वो मुस्तकिल मुड़ जाए, तो इसका मतलब क्या है? मैंने जो फोर्स इस पे स्ट्रेस अप्लाई किया था वो उसकी इलास्टिक लिमिट से क्या कर दिया? एक्सीड कर दिया। अगर मैं विद इन दैट लिमिट रखूंगा तो वो मटेरियल जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप के ऊपर क्या कर जाएगा? अब तो हर मटेरियल की अपनी एक सर्टेन लिमिट होती है जो कि उसकी इलास्टिसिटी बता रही होती है कि उसके ऊपर मैक्सिमम कितनी फोर्स तक बेयर कर पाएगा। तो हुक्स लॉ में भी यही कह रहे हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेस वेरीज डायरेक्टली until and unless you are applied stress within the elastic limit। जब तक आपका स्ट्रेस लिमिट के अंदर रहेगा ये काम होता रहेगा, लेकिन लिमिट से बाहर हो जाएगा तो फिर इनकी प्रोपोर्शनैलिटी खराब हो जाएगी। अब स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट स्ट्रेन, ये इक्वल टू कांस्टेंट आ गया इन प्लेस ऑफ दिस। और कांस्टेंट जो है वो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के इक्वल आया है। यहां पे जो कांस्टेंट जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, एंड दैट इज सेड टू बी द हुक्स लॉ। अब अगर मैं इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट हुक्स लॉ का फॉलो करूं, तो देखिए उसमें एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग में जैसे जैसे मैं वेट लटकाता जाऊंगा, इनके वेट, फोर्स यानी कि लोड, लोड क्या चीज है? मेरे पास स्ट्रेस है इसका, उतना ही इसकी लेंथ जो होगी इंक्रीज होती जाएगी, चेंज इन लेंथ बढ़ती जाएगी। इन लेंथ इंक्रीज होने का मतलब क्या है? ये कहलाएगी एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन जो है वो क्या कहलाएगी? स्ट्रेन कहलाएगी। तो आपके पास जो ये वाला रिजल्ट आया है, स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट स्ट्रेन, इसको मैं लिख सकता हूं स्ट्रेस लोड यानी कि फोर्स, वेट ऑफ दैट बॉडी, इसको मैं फोर्स एफ कह देता हूं, इज इक्वल टू कांस्टेंट क्या आया, और एक्स क्या होगा? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन को किस चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक्स से। तो हुक्स लॉ के लिए स्प्रिंग वेट सिस्टम में हुक्स लॉ का फॉर्मूला जो आता है वो एफ इज इक्वल टू के एक्स आता है, यानी कि अप्लाइड स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ के एंड एक्स, यानी कि कांस्टेंट एंड एक्सटेंशन। तो अगर आप के की वैल्यू यहां पे निकालें तो कांस्टेंट के की वैल्यू जो होगी वो एफ ओवर एक्स के बराबर आएगी, जो कि थ्रू आउट क्या रहेगी? कांस्टेंट। रिलेशन मैंने कांस्टेंट रखना है, यानी कि फोर्स और लोड और एक्सटेंशन के दरमियान अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं,
अगर मैं इसको लोड कह दूं और इसे एक्सटेंशन, ये वाला हो गया लोड और ये वाली चीज हो गई एक्सटेंशन, यानी कि एक्स। तो एल और एक्स के दरमियान अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो दैट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे मैंने लोड रख लिया, यहाँ पे मैंने एक्सटेंशन लग लिया, तो वी मस्ट हैव अ स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन आएगी आपके पास। अब ये देखिए कि ये लाइन यहां से यहां तक तो स्ट्रेट आई है, फिर देखिए हल्की सी बेंड होने लगी, और बेंड होते होते ए यहां पे बेंड होके यूं हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि ये जब तक ये लाइन सीधी रहेगी, ये वाला पॉइंट इसका इलास्टिक लिमिट कहलाएगा। यानी कि अगर मैं इस वाले पॉइंट पे यहां पे फोर्स इन न्यूटन कैलकुलेट कर लूं, तो ये इसकी इलास्टिक लिमिट फोर्स होगी ब्रेक। और ये एंड वाला जो है ये ब्रेकिंग पॉइंट कहलाता है, यानी कि बहुत ज्यादा आउट ऑफ द लिमिट। अगर द लिमिट टेल्स द मैक्सिमम स्ट्रेस, कितना स्ट्रेस अप्लाई हो सकता है ऑन द बॉडी विदाउट कॉजिंग परमानेंट डिफॉर्मेशन। इलास्टिक लिमिट के बाद जो डिफॉर्मेशन होती है वो कैसी हो जाती है, वो परमानेंट डिफॉर्मेशन होती है मुकम्मल तौर पे। द लिमिट विद इन द बॉडी रिकवर्स इट्स ओरिजिनल, ये जो लिमिट होती है ये आपको बताती है कि भाई इसमें ये अपनी ओरिजिनल लेंथ को रिकवर कर जाएगा अगर विद इन दैट लिमिट। यानी कि इस लिमिट के अंदर अंदर, अगर यहाँ इस फोर्स की लिमिट के अंदर, लेट सपोज कि ये 10 न्यूटन है, तो 10 के अंदर अंदर ये रिकवर कर जाएगा। When stress crosses this limit, क्रॉस कर जाता है इलास्टिक लिमिट, द बॉडी इज परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है मुकम्मल तौर पे, अनेबल टू रीस्टोर आफ्टर स्ट्रेस। रिमूव भी कर दोगे तब भी वो वैसे ही रहेगी। अब इन्होंने ब्रेकिंग पॉइंट यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रेकिंग पॉइंट। अब जो कि थ्योरी में नहीं दिया है तो इसको देखने की जरूरत नहीं। इसके बाद आता है यंग मॉड्यूलस। यंग मॉड्यूलस जो है वो एक कांस्टेंट है इसी इक्वेशन का। कैसे कांस्टेंट है, यहां पे हमने जो कांस्टेंट निकाला था के, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, तो इसी स्प्रिंग के अंदर अगर मैं स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन कर रहा हूं और ये दोनों चीजें टेंसाइल ले रहा हूं लेंथ के रेस्पेक्टिवली, पहले जो मैंने ली थी, तो जो हुक्स लॉ का कांस्टेंट होता है वो कौन सा कांस्टेंट बन जाता है, यंग मॉड्यूलस। यंग मॉड्यूलस कांस्टेंट को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज द रेशियो बिटवीन टेंसाइल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इनका रेशियो जो होगा, आप बताइए फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है आपके पास, फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन का क्या है, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। तो देखिए इसका फॉर्मूला एफ अपॉन ए है, और इसका क्या है डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एल। एल नॉट क्या है, इनिशियल लेंथ। तो बताइए दोनों को रख दिया इन्होंने। यंग मॉड्यूलस निकालने जा रहे हैं, तो फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस की जगह लिख दिया, और यहां पे डिवाइडेड बाय टेंसाइल स्ट्रेन एल, डेल्टा एल ओवर एल नॉट था। जब डिवीजन के निशान को चेंज करेंगे तो एल नॉट ओवर डेल्टा एल हो जाएगा, ये पलट जाएगा भाई, ये वाली चीज पलट जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो डेल्टा एल नीचे आ जाएगा, एल नॉट ऊपर चला जाएगा। तो यंग मॉड्यूलस जो है उसके लिए फॉर्मूला आ गया एफ, आपकी अप्लाइड फोर्स मल्टीप्लाई बाय एल नॉट इनिशियल लेंथ डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसके ऊपर अप्लाई हो रही है, और डेल्टा एल क्या चीज होगी आपके पास, इंक्रीज इन लेंथ। तो बताइए चेंज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ, दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, इनके यूनिट्स, वैल्यूज कैंसिल नहीं होंगी, इनके यूनिट्स। तो जो यंग मॉड्यूलस की जो वैल्यू आएगी वो फोर्स पर यूनिट एरिया यानी कि प्रेशर की फॉर्म में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंदर आएगी। तो यंग मॉड्यूलस मुख्तलिफ मटीरियल के इलास्टिसिटी बताता है, जो कि आपको ये बताता है कि ये कितना प्रेशर बियर कर सकता है विद इन दैट लिमिट। तो देखिए मुख्तलिफ मटीरियल है, इसमें देखिए एल्यूमिनियम जो है वो कितना प्रेशर, 70 प्रेशर बियर कर पाता। हमारी बोन्स जो है वो कितना बियर कर पाती हैं, 0.02 इंटू 10⁹ है ये, यानी कि अच्छे खासे बड़ा प्रेशर है, ये बेयर कर सकते हैं। ब्रास उसके मुकाबले में और ज्यादा, कॉपर 110 है, डायमंड बहुत हार्ड होता है, ग्लास हो गया, रबर बहुत सॉफ्ट होता है। देखिए इसके लिए यंग मॉड्यूलस की वैल्यू 0.07 दे रहा है, 0007, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है। फिर ये स्टील आया, टंगस्टन आया, वुड आया, तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि इलास्टिसिटी इन्हीं के रिलेटिवली होती है, और आपके पास आंसर ये दिया हुआ होता है। अब ये आखिरी न्यूमेरिकल है, ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लें आप, स्टील की इलास्टिसिटी जो है वो रबर के रिलेटिवली ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि इलास्टिसिटी स्टील जो है वो ज्यादा वेट बियर कर सकता है एज कंपेयर टू रबर, ठीक है। अच्छा अब ये न्यूमेरिकल है, लास्ट एग्जांपल इसको देख लें तो फिर खत्म करते हैं। फिर तो ये एग्जांपल है क्या क्या, स्टील वायर ऑफ 1 मीटर लॉन्ग है एक स्टील वायर, ठीक है,
लेंथ आ गई इसकी 1 मीटर लॉन्ग होने का मतलब क्या है, ये एल नॉट हो जाएगा इनिशियल लेंथ। एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये एरिया हो जाएगा आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। इज स्ट्रेच्ड थ्रू 1 मिलीमीटर, उसको जो खींचा गया तो वो अपनी ओरिजिनल लेंथ से 1 मिलीमीटर ऊपर चला गया, यानी कि ये चेंज इन लेंथ हो जाएगी, इतना बढ़ गया। बाय द फोर्स, ये फोर्स हो जाएगी आपके पास जो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुई है 10,000 न्यूटन। आपने क्या बताना है, इसकी यंग मॉडुलस की वैल्यू बतानी है, और जब आप यंग मॉडुलस वैल्यू बता देंगे तो आपको पता लग जाएगा ये स्टील होगा। स्टील की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 200 आंसर आना चाहिए। तो बताइए 10,000 है, 1 मीटर है, डेल्टा एल को मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर दिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी आ गया, इनकी वैल्यूज उनके रिलेटिवली रखी और रख के वाई की वैल्यू निकाली तो 2 × 10⁻11 मीटर पर। अब 2 × 10⁻11 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि पॉइंट यहाँ पर है तो 11 आ रहा है। अब 11 से 10 कब होगा, जब मैं 20 लिख दूं, और 9 कब होगा, जब मैं 200 लिख दूं। तो इंटू 10⁻9 है ना ये। और यहाँ पे जो वैल्यूज दी हुई है 200 जो दी थी वो 10⁻9 के रिलेटिव वैल्यू दी हुई है, देख रहे हैं 10⁻9, तो उसके रिलेटिवली ये स्टील की वैल्यू क्या आ रही है 200। तो ये बिल्कुल ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे ये चैप्टर जो है ये हमारा कंप्लीट हो जाता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट चैप्टर जो है वो अगली दफ़ा हम इसको स्टार्ट करें। अल्लाह हाफिज़।